है एकांग भी 10 कितना, एकांक भी वो 5 ग्राम के करीब। तो ये आप उसको ले लो, ठीक है। मिश्रण को बारीक पाउडर रूप में समान कर लें। तैयार मिश्रण को 30 बराबर खुराकों में बांट लेंगे। एक खुराक प्रातः व सायं भोजन के बाद गुनगुना शहद या दूध के साथ। अरिष्ट अश्व बलारिष्ट स्नायु व मांसपेशियों को दुर्बलता दूर करता है। अश्वगंधारिष्ट स्नायु व मस्तिष्क बलवर्धक है। सरस्वत कौन सा? सरस्वतारिष्ट सारस्वतारिष्ट। सारस्वत किसको बोलते हैं? ब्राह्मण सारस्वत किसको बोलते हैं? ब्राह्मण सारस्वत बोलते हैं ब्राह्मी को। सारस्वत ब्राह्मण के होते हैं। ये पूछा था। वाणी और मानसिक शक्ति बढ़ाता है। रसायन औषधियों में अश्वगंधा चूर्ण एंड घृत बल एवं स्नायु टॉनिक। ब्राह्मी कौन सा बनना है देखने हैं? 152। 152। चल पढ़ो। ब्राह्मी रसायन स्मरण शक्ति व मस्तिष्क की कार्य क्षमता, चमत्कार, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने। तैल व घृत, नारायण तेल, धन्वंतरी तेल, महानारायण तेल अभ्यंग व मस्तिष्क स्नायु के लिए। साचर तेल स्नायु शिथिलता कम करने हेतु। अश्वगंधा घृत आंतरिक सेवन हेतु। पंचकर्मा। अब मेन चीज जो हमने पढ़ना है पंचकर्म पढ़ना, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का, ठीक है ना। तो अब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में अगर कोई अतिवृद्ध है, अतिवृद्ध मतलब 70-80 साल का हो गया है, तो उसकी पंचकर्मा चिकित्सा क्या करेंगे? बाह्य स्नेह, उसकी बस्ती नहीं होगी। अगर कोई यंग है, ठीक है, टॉलरेट कर रहा है बस्ती को, निरू बस्ती या वो, अब इसमें जो बस्ती करेंगे वो कौन सी करेंगे? किसी चीज का क्षय हो रहा है, अब हम उसको क्या करेंगे? रिफॉर्म करेंगे ना। तो बल्य औषधियां, जैसे आस्थापन बस्ती, जो मैंने सुबह बताया था ना, भाई 2 प्रकार की बस्ती है, एक तो निरू बस्ती हो गई, एक आस्थापन बस्ती हो गई। तो आस्थापन बस्ती कौन सी करेंगे? उन व्यक्तियों को करेंगे जो बस्ती को सहन कर पाए, ठीक है ना। हाँ चलो पढ़ो। ऑलिएशन थेरेपी। बाह्यशयन तेल, महामास तेल, बला तेल, नारायण तेल का अभ्यंग पूर्ण शरीर मालिश, विशेषकर पक्षाघातग्रस्त अंगों में। स्वेदन, पिंड श्वेत, नाड़ी श्वेत, पोटली। अच्छा, अब तेल का जब स्नेहन करना है तो कौन से तेल है वो लिखो। तेल कौन से लिखेंगे वो देख लो। अब ऊपर वाले पन्ने में लिखना। हाँ, एक तो आता बलवर्धक तेल, बला तेल, बला तेल, ठीक है ना, बला अश्वगंधादि तेल, फिर महामास तेल, विषगर्भ तेल, ठीक है। तो ये आप इसको प्रयोग में ला सकते हैं, जो स्नायु को और मांसपेशियों को। अच्छा, प्रसारणी तेल, क्या कहते हैं भाई, मेरे ना रक्त का संचार नहीं हो पा रहा है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा, तो प्रसारणी तेल देंगे, प्रसार करने वाला, ठीक है ना। अब वो कह रहा है मेरे को दर्द इधर से उधर घूम रहा है, ऊपर से नीचे घूमता है, पैर एड़ी तक जाता है, फिर ऊपर आ जाता है, तो ऐसे में सहचर्यादि तेल, ठीक है। चलो ऐसे में क्या करेंगे? सहचरादि तेल का प्रयोग कर देंगे। हाँ चलो। स्वेदन, पिंड स्वेदन, नाड़ी स्वेदन, पोटली स्वेदन, मांसपेशियों की जकड़न और कफोपी दूर करने हेतु। बला सुगंधा सिद्ध उत्पाद से नाड़ी स्वेदन विशेष प्रभावी। बस्ती कर्म मेडिकेटेड। अच्छा रुको, जैसे ये है ना बस्ती कर्म जो पढ़ रहे हो आप, इससे ऊपर लिखो जो वो करेंगे अन्नलेप, अन्नलेप या साठी चावल, ठीक है। षष्ठीशाली पिंड श्वेत, ये भी तो करेंगे। तिलमाश पिंड श्वेत, ये भी दोनों करना है। तिलमाश पिंड श्वेत, षष्ठीशाली पिंड श्वेत। तिलमास पिंड श्वेत, षष्ठीशाली पिंड श्वेत, तो ये क्या करेगा कि जो मांस क्षयवात है, मांसगत वात है, उसको ठीक करेगा, ठीक है। और उसके अलावा भी जो कोई है, अगर वो कह रहा है जी मेरे हाथ पैर, जैसे डायबिटिक वाला पेशेंट है, वो झनझनाहट बताता है, नंबनेस बताता है, उसमें भी काम करेगा, ठीक है। हाँ, तो ये भी कर सकते हैं। और अगर किसी को कोई कहता है कि जी मेरे को तो वो होता है, क्या कहते हैं, ये कमजोरी है, ठीक है ना, तो कमजोरी है, झंझनाहट होती है, तो उसको भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं। हाथ पैर सूख रहे हैं तो भी काम कर जाएगा।
स्थापन बस्ती, काढ़ा बस्ती, 10 मूल, पौध, बदामूत पौध, तेल, घृत, मधु, सैंधव, लवण मिलाकर। अनुवासन बस्ती, तैल बस्ती, तिल तेल, वला तेल, महानारायण तेल। नस्य कर्म, नजल थेरेपी, तुलोधारा व शिरोभंग के साथ नस्य का विशेष महत्व है। अनु तैल, महानारायण तैल 6 से 8 बूंद नसिका में मस्तिष्क व स्नायु तंत्र की दुर्बलता को दूर करने के लिए। शिरोधारा एवं शिरोबस्ती, क्षीर वाला तेल, महानारायण तेल, ब्राह्मी तेल, घृत से शिरोधारा। मस्तिष्क व स्नायु को पोषण व शांति। मर्म चिकित्सा, मांस अच्छा, अब मर्म चिकित्सा का क्या मतलब है कि जौन से अंग प्रभावित है उसी अंग के मर्म दबाने हैं। ठीक है, पता लग रहा पैर में दर्द हो रहा है, हाथ के दबाने लग गए उसे। अपर लिंग मर्म, ऊर्ध्व शाखागत मर्म, क्षिप्र मर्म, उंगलियों के बीच तल हृदय, हथेली का मध्य भाग। कूर्च मर्म, उंगलियों का मूल स्थान, कूर्च शिरा कलाई के पास की नसें, मणिबंध, कलाई इंद्रवस्ती, मध्य भुजा में। चाबी काय के लिए ना कहाँ आधे में तो चाबी तेरे पास ही तो होगी, मेरे पे कहाँ है? व्हाइट वाले स्कूटर कौन है? व्हाइट में लाया था ना, आपको देखी ना सीढ़ियों पे। ऊपर आदित्य थे। कपूर कोनी में अड़ी, भुजा का मध्य हिस्सा, पूर्वी बाजू के ऊपरी भाग। अब अगर देखो हाथ में दिक्कत आ रही है तो कौन से दबाएंगे? क्षिप्रमर्म। ठीक है, क्षिप्रमर्म है, कूर्च है, कूर्च शिरा है, फिर तो सॉरी तल हृदय आ गया, फिर मणिबंध, ठीक है, फिर इंद्रवस्ती, पूर्पर, आणी, पूर्वी, लोहिताक्ष, कक्षाधर। ठीक है, अब पैर के हैं तो फिर वही क्षिप्र, फिर कूर्च, कूर्शिरा, और जैसे देखो ज्यादातर नहीं ऊपर से आएगा मांसपेशियां या पिंडलियों से आएगा। आपने बहुत से मरीज देखोगे जी मेरे तो पिंडलियों में दर्द रहता है ना, तो वहां पर क्या करेंगे आप? क्षिप्रमर्म और कौन सा? गुल्फ, क्षिप्र और गुल्फ, इसको उद्दीपित करेंगे। लोअर लिम्ब अधा शाखागत मर्म, क्षिप्र, अंगूठे और उंगलियों के बीच। अरे कब तक आएगा? आ जाऊंगा 9 साढ़े 9 बजे तक। अबे एक दो कॉल ले आने का। जाते रहे हो विकास। भला नहीं चाहते किसी पाँव का मध्य भाग, कुछ पैर की उंगली। हमें घर में जाओ चलो। कुछ शिरा, टखने के ऊपर नसें, इंद्रवस्ती, पिंडली का मध्य भाग, गुल्फ, एड़ी, जानु, घुटना, अड़ी। तो पैर में क्या करेंगे फिर हम? क्षिप्र, गुल्फ, ठीक है, तल हृदय, और फिर इंद्रवस्ती, ठीक है, फिर जानु, फिर आणी, उर्वी, लोहिताक्ष और विटप, इन मर्मों को भी उद्दीपित करेंगे। हाँ बाबा चलो पढ़। ऊर्ध्व जत्रु मर्म, अपांग मर्म, स्थान नेत्र के बाहरी कोने अब पे। वो कह रहा है कि ऊर्ध्व जत्रुगत मर्म क्यों दबाने? ऊर्ध्व जत्रुगत मर्म इसलिए दबाने हैं क्योंकि जो स्ट्रेस है, तनाव है, अनिद्रा है, उसके कारण, दर्द के कारण, तो उनको भी रिलैक्स करेगा। चलो। सपनी मर्म, स्थान भूमध्य दोनों भुवों के बीच में। अधिपति मर्म, स्थान सिर के मध्य भाग, कर्णमूल व भूमध्य को जोड़ने वाली रेखा। आवर्त मर्म, शंख मर्म, स्थान कनपटी, कर्ण और नेत्र के बीच में। विधुर मर्म, स्थान कान के पीछे नीचे भाग में। अच्छा, एक चीज और, जब हम मर्म चिकित्सा पढ़ेंगे ना, मर्म के बारे में पढ़ेंगे, तो हम मर्म वाला चैप्टर दोबारा पढ़ेंगे इसको। ये मर्म का है, बात समझ रहे हो ना? तो मर्म का क्या होगा कि भाई हर बीमारी में फिर हम मर्म चिकित्सा ही पढ़ेंगे। क्लियर हो गया ना? तो अभी आपको ऐसा लग रहा है ये पढ़ना है, परंतु ये सिग्निफिकेंट, अब जब आप फिर कभी ट्रीटमेंट करोगे या तो आप देख लेना कि भाई इसमें कौन कौन से मर्म दबाने। पैर के रोग में पैर के मर्म, हाथ के रोग में हाथ के मर्म, और कपाल के रोग में, मस्तिष्क के रोग में मस्तिष्क के मर्म। बस हो गया कल्याण। मत्रिका मर्म उन मर्मों का समूह है। स्थान गर्दन व दोनों ओर स्थित है। ये वाक, स्पीच, टंग, कर्ण, आइज की क्रिया को नियंत्रित करता है। कौन सी मर्म है? मत्रिका। क्या मत्रिका मर्म ये कहाँ होती है? ये समूह है। स्थान गर्दन के दोनों। मात्रिका, हाँ ये अरे कल बताया ना, ये गर्दन के एडम चप्पल के इधर ये सिरा मात्रिकाएं जो है, ये सिरा मात्रिका है ना। ये देखो, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ना? तो इधर ये एडम चप्पल के ऊपर क्या है? ये तो नीला हो गया, ये मान्य हो गया, ठीक है, और ये दोनों तरफ क्या हो जाए?
जो एंटीरियर जुगुलर है, तो उसमें कौन सी होती है? सिरा मात्रिका है। 4 मर्म ये होते हैं, 4 इधर, 4 और 4 8 और 4 12 और 4 अंदर होते हैं, ठीक है। तो कितने हो गए? 16। तो 16 मर्म इस कंठ के अंदर है। जो श्रृंगाटक मर्म है 4, वो भी तो अंदर है, ठीक है ना। वो बाहर विजिबल तो नहीं है ना। तो जहां पर क्या है, तो नेत्र का जंक्शन है, नाक का जंक्शन है, कर्ण का जंक्शन है। तो 1 2 3 4 मुख भी तो है, मुख भी तो मिल रहा है वहां पे। तो 4 शिरा मर्म है, श्रृंगाटक मर्म। इसीलिए जब आपने वो किया था ना, क्या कहते हैं यार, ये नष्ट किया था, तो वो जो भी तीक्ष्ण औषधियां हैं, तो वो श्रृंगाटक मर्म पर जाकर अपना प्रभाव दिखाती हैं। तो जैसे ही श्रृंगाटक मर्म पर प्रभाव दिखाएंगी, तो वहां से जो गंधवाही नाड़ियां होती है ना, ऑल्फैक्टरी जो ग्लैंड्स होती हैं, तो वहां से संवेदनाएं ऊपर की तरफ जाती हैं। तो इसलिए नाक से पानी, खुजली खोपड़ी में, इधर कान में, ये सारी नाड़ियों में जो अवरोध है वो खुलते हैं। पानी अश्रु से आएंगे, नाक से आएंगे, मुंह से आएगा, सब तरीके से काम होगा। ठीक है जी, चलो। तो इस प्रकार से ये जो अच्छा, अब इसके हम कौन सी चिकित्सा पढ़ेंगे? मांसगतवात की प्राकृतिक चिकित्सा। तो प्राकृतिक चिकित्सा में किसके कारण? अब योग में और प्राकृतिक चिकित्सा में क्या हो गया? इसकी जो चिकित्सा होगी वो क्या होगी? नाड़ियों की या तत्वों का जो इम्बैलेंस है, ठीक है। मैंने आपको डे फर्स्ट के दिन भी बताया था कि अगर शरीर में कोई व्याधि आ रही है, कोई सी भी, एनीथिंग है, और किसी भी प्रकार से आप अगर ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो उसका ध्येय यह है कि जो आपके जो तत्व है, मींस जो एलिमेंट है, जो एलिमेंट्स हैं, वो उसको बैलेंस कर रहा है। वो जो इम्बैलेंस है उसको बैलेंस कर रहे हैं। अब वो देखा नहीं, अच्छा जी आप तो हम तो आयुर्वेद के कर रहे हैं, तो इसमें तत्व कहाँ से आ गए? अरे भैया, तत्व अगर आप आयुर्वेद की चिकित्सा कर रहे हो तो दोषों की तो चिकित्सा कर रहे हो, तो दोषों का निर्माण कैसे हो रहा है? वो भी तो तत्वों से हो रहा है भाई। आकाश, अगर वात तत्व, सॉरी, वात बढ़ा है तो वायु और आकाश से हो रहा है ना, वही तो इम्बैलेंस है। ठीक है, वायु गति तेज हो रही है या आकाश का स्थान फैल रहा है, व्यापकता फैल रही है, तो ये चीज है। ठीक है। अच्छा, कल मैं आपको ना एक चीज और बताऊंगा कि जो 5 तत्व हैं, कौन कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनकी शरीर में व्यापकता कैसी है, क्या क्या कार्य करती है ये। जो शरीर में पृथ्वी तत्व है ना, पृथ्वी तत्व किसको देता है? क्या क्या काम करता है पृथ्वी तत्व आपका? पृथ्वी तत्व आपके शरीर में क्या काम कर रहा है बताओ? स्मेल के साथ साथ वो तो उसका गुण है, वो कार्य क्या कर रहा है? जो पृथ्वी का जो गुण है वो गंध है, ठीक है। ठीक है, जल का कैसे है? शीत गुण है, जल का शीत गुण है। अग्नि का क्या है? स्पर्श, स्पर्श गुण है। वायु का क्या है? शब्द गुण है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये उसके गुण है। परंतु मैंने कहा कि जो पृथ्वी तत्व आपके शरीर में क्या कार्य कर रहा है? पृथ्वी तत्व शरीर में गुरुत्व को लाता है, गुरुत्व, ग्रेविटी को। अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो हवा में उड़ते फिरो है ना। आपके शरीर में ऐसा क्या चीज है जो हवा में जाता है? अपान वायु। अपान वायु में गुरुत्व नहीं होता ना, तो स्थान तो है परंतु उसमें गुरुत्व नहीं। तो वो क्या है? वो दिख रही है आपको, पर मल तो आपको दिख रहा है, उसमें गुरुत्व है ना। जल भी है और पृथ्वी तत्व भी, बाहर के कारण से दिख रहा है। शरीर में जो जल है वो क्या दिखा रहा है? वो किसको प्रदर्शित कर रहा है? शरीर में जो जल है वो शरीर की लचीलेपन को दिखा रहा है, ठीक है, शीतलता को दिखा रहा है, लचक, जो फ्लेक्सिबिलिटी है। पानी फ्लेक्सिबल होता है नहीं होता, कहीं भी मूव हो जाएगा, किसी भी कैपिलरी में घुस जाएगा। जो लिम्फेटिक फ्लूइड है वो कहाँ गए? उसमें वो लिक्विड ही तो है, वो कहीं भी चले जाते हैं, ठीक है। जो कैपिलरीज में है, आर्टरीज में है, वीन्स में है, नर्व में है, न्यूरॉन्स में है, वो फ्लूइड ही तो जा रहा है भाई। ब्रेन में क्या 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 चीज है? मैंने आपको बताया था, ब्रेन में क्या चीज है? लिक्विड। जो न्यूट्रिशन लिक्विड है वही तो मूव कर रहा है, ठीक है। अगर उसका न्यूट्रिशन प्रॉपरली नहीं होगा तो क्या होगा? मर जाएगा आदमी। वही तो बताया, डिहाइड्रेशन में ऐसे ही तो मरता है आदमी। अब दूसरी बात, जो अग्नि गुण है वो क्या करता है? क्या बोला तुमने? एसिड।
जो अग्नि गुण है वो शरीर में किसको प्रदर्शित कर रहा है? ताप को, टेम्परेचर को। भाई मरे हुए आदमी का तो टेम्परेचर वही होता है, जीवित का ही तो होता है। अगर शरीर में ऊर्जा है तो वो ताप को दिखा रही है, अग्नि तत्व उसको दिखाता है, ठीक है। और वायु तत्व किसको दिखा रहा है? गति को, ठीक है, मूवेबिलिटी जो है, ठीक है, वो गति को दिखा रहा है। और आकाश किसको दिखा रहा है? व्यापकता को, ठीक है, फैलाव को। तो ये अलग अलग जो घटक हैं, तत्व हैं, वो इस प्रकार से हमारे शरीर में कार्य करते हैं, ये उनका गुण है, ठीक है लड़की। तो जब तक ये फंडामेंटल हमारा क्लियर नहीं होगा तब तक हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ना तो योग समझ में आएगा, बात समझ रहे हो, ना ही आयुर्वेद समझ में आएगा, ठीक। बहुत से लोग क्या होते हैं कि बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि भाई परमात्मा क्या है। आज एक लड़के एक से बात भी हो रही थी, परमात्मा क्या है, योग क्या है? योग क्या है कि अप्राप्त को प्राप्त करना। अगर आप योग की परिभाषा देखोगे कि अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करना, अप्राप्त वस्तु कौन सी है? अब किसी शराबी को ठेका नहीं मिला तो वो कोई है उसके लिए क्या भैया ये तो प्राप्त हो गया, आज दारू प्राप्त हो गई, ठीक है, नहीं। ऐसी चीज जो अप्राप्त है सबके लिए, ठीक है। अगर आपको पैसा नहीं आ रहा है, ठीक है, और पैसा आपने एक टाइम में कमाना शुरू कर दिया तो प्राप्त हो गया आपको। तो वो नहीं है, वो तो इजीली है ना, मेहनत नहीं कर रहे थे आप, मेहनत करोगे तो आने लग जाएगा, ज्ञान आ जाएगा तो पैसा आने लग जाएगा। परंतु जो ईश्वर है, ईश्वर जो है वो अप्राप्त है और वो सबको नहीं दिखता, ठीक है। हजारों में, असंख्य लोगों में एक को प्राप्त होता है, ठीक है। तो उस चीज को प्राप्त करना योग है। हाँ, ये नहीं कि ईड़ा को पिंगला से मिला लिया तो ठीक हो गया तो ये चीज है। चलो पढ़ो। ओहो, क्या पढ़ रहे थे? तो तत्वों का बैलेंस चाहिए हमें, ठीक है ना। तत्व मैंने समझा दिया, अब तो मैं एनर्जी पूरी लगा दी, अब सेव भी हो गया इसमें चलो। मांस के तवत में जिसके मांसपेशियों का क्षेत्र बलता जगड़न में चलने फिरने में कठिनाई होती है, प्राकृतिक चिकित्सा नेचुरोपैथी में इसका उपचार शरीर की प्राकृतिक ऊर्जा को जगा कर रक्त व स्नायु प्रवाह को संतुलित कर किया जाता है। जल चिकित्सा गर्म और ठंडे जल से सिकाई प्रभावित भाग पे 3-3 मिनट गर्म से व गर्म 1 मिनट ठंडे पानी की सिकाई, रक्त संचार और स्नायु दीपन होता है। एनिमा शरीर से विद्रव्यों की शुद्धि है तो एनिमा होते हैं। सूर्य चिकित्सा सुबह की धूप में 15 से 20 मिनट प्रभावित भाग को सूर्य की ओर रखते हैं, प्रभावित भाग पर हल्का तिल सरसों का तेल लगाते हैं, इसमें विटामिन डी और स्नायु सक्रिय में लाभ। मृदा चिकित्सा मड थेरेपी प्रभावित हिस्से पर मिट्टी की पट्टी 30 मिनट तक दिन में एक बार माथे व कपोल पर ठंडी मिट्टी का लेप, स्नायु व शांति, रक्त प्रवाह संतुलन। आहार चिकित्सा डाइट थेरेपी ताजे फल संतरा पपीता अनार अमरूद व हरी सब्जियां, अंकुरित अनाज व मेवे बादाम अखरोट। अधिक तेलीय मसालेदार और जंक फूड वर्जित होता है। पर्याप्त मात्रा में नींबू शहद तेल का सेवन करें। अन्य प्राकृतिक उपाय तिल नारियल तेल से चेहरे की मालिश हल्के हाथों से। अच्छा, मैंने आपको उपवास का बताया था, उपवास का क्या मतलब है? किसी के साथ रहे, मतलब पर्टिकुलर उस फ्रूट या जैसे हाँ, चावल के साथ, उस आहार के साथ रहना या समय बिताना। मतलब जैसे जल उपवास, तो आज जल ही जल पिएगी, ठीक है। आज फल उपवास है, ठीक है, तो फल ही फल खाएंगे, ठीक है। पता लगा कोट्टू की पूरी खा रहे कोट्टू की पूरी आने वाला दिन ना अप्रैल में। चलो पढ़ो। पुदीना व अजवाइन डालकर आराम और सकारात्मक मानसिकता स्नायु शिथिलता को कम करने में। अरे ये भी खत्म करो, कल का आज ही निपटा लो, ठीक है जी। अब हम करेंगे माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन है 8 बजे को 6 बजे आती हो कल? नहीं, मॉर्निंग में आ जाना। तो कल का दिन चलो मत आना। कितने